आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज भी पहले रनडाउन सुन लें, इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से एक बिल पेश हुआ है। आज दफ्तर खारजा में उस पर सवाल हुआ। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत कैसी होनी चाहिए ये अमेरिका हमें बताएगा। और उस पर दफ्तर खारजा पे सवाल हुआ, उसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि होशियार हो जाएं, पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट बनने जा रहा है। इसकी तफसील देंगे आपको। उसके अलावा कुछ पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पीटीआई ने प्लान कर लिया है ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज। क्या होगा? बस्ता किसे बांध कर रखने का कहा गया है, बल्कि बस्ता तो ना कहें, यूँ समझे बक्सा पैक करने का हुक्म दिया गया है कि ये ना हुआ तो यूँ हो जाएगा। इस पर बात करेंगे। साथ साथ आज भी मुलाकातें नहीं हो सकी। और आखिर में आपको एक मेडिकल की तालीम के हवाले से एक ख़बर बताएंगे, और उसके अंदर एक स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी, वो भी बताएंगे। चलिए अब आगाज़ कर लेते हैं। वो जो अमेरिका वाली स्टोरी है उसके हवाले से, आपको पता है अमेरिका में एक सेनेटर है जो विल्सन, पीटीआई के जो ओवरसीज़ है उसके राब्ते में है वो, और लंबे अरसे से वो मुसलसल लगे हुए हैं। और वो रोज़ एक ना एक ट्वीट करते हैं। पहले वो रिचर्ड ग्रेनल करते थे, उनको ट्रम्प ने मना कर दिया, उन्होंने उसके बाद बंद कर दिए, क्योंकि वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। हल्फ उठाने के बाद कोई अमेरिकी अहदेदार ये नहीं कर सकता। जो विल्सन सेनेटर हैं, इंडिविजुअल हैं, वो जो मर्जी कहते रहे, वो बल्कि कांग्रेस मैन है, माफ़ कीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है होता। वो हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं होता, इसलिए जो है वो उन्होंने एक और डेमोक्रेटिक सेनेटर के साथ मिलकर, यानी हम तो डूबे हैं सर, हम तुझको भी ले डूबेंगे वाला काम किया, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बिल उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया फॉर लेजिस्लेशन। उसमें ज़ाहिर सी बात है वोट चाहिए, सेनेट में भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। वो बिल क्या है? वो बिल ये है कि जनाब वो पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। कैसी जमहूरियत होनी चाहिए? उस बिल में बताया गया कि उसमें ये होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी। फिर उसमें ये कहा गया कि जनाब वो जनरल आसिफ मुनीर को 180 दिन दे दिए। हालांकि पीटीआई तो कह रही थी कि फ़ौरन पाबंदी लगा देंगे। उन्होंने कहा 180 दिन दिए जाएँ उनको, ताकि वो इमरान खान को रिहा हो सके और सियासत में उनकी मदाखलत कम हो सके, और ये हो सके और वो हो सके। ठीक है जी, चलिए। अब जो अमरीकी हुकूमत है इस वक्त की, वो मुख्तलिफ मामलात में उलझी हुई है। मैं आ रहा हूँ इस जानिब के क्या ये बिल मंजूर होना मुमकिन है मौजूदा हालात में? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस में बेशक अक्सरियत है रिपब्लिकन्स की, लेकिन सारे के सारे तो इमरान खान के साथ नहीं है ना, और डेमोक्रेट्स भी हैं, वो भी सारे के सारे नहीं हैं। फिर अमरीकी कांग्रेसमैन हो या सेनेटर्स हो, वो अमरीकी मफादात भी देखते हैं। और अगर वो जब अमरीकी मफादात देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है। और फिर इस वक्त तारिक फातमी भी वहाँ गए हुए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में उन्होंने को 8-10 लोगों से मुलाकातें की हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के सीनियर डायरेक्टर शामिल है, जो काउंसिल है उनके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सीनियर डायरेक्टर शामिल हैं। उसमें जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके बाद मेंबरान हैं, उसके साउथ एशिया के हेड से भी मुलाकात उनकी कर हुई थी। इम्पॉर्टेंट लोगों से वो मिल रहे हैं, और पाकिस्तान अपना केस प्लीड कर रहा है, और ऑब्वियसली इसी लेजिस्लेशन के खिलाफ कर रहा है। तारिक फातमी के साथ मैं भी इख्तलाफ करता हूँ बहुत सारी दफ़ा, जो भी मर्जी करें, लेकिन वो बहुत सीनियर सफारतकार हैं। अमेरिका में वो सफ़ीर रहे, सफ़ीर मुकर्रर हुए थे, लेकिन जब वो चार्ज लेने पहुँचे तो पीछे कुछ अर्से के बाद अभी वो अपने क्रेडेंशियल पेश करने का इज़हार कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब का तख्ता उलट दिया। तो वो फॉर्मली उन्होंने चार्ज संभाल लिया था सफ़ीर का, फॉर्मली अमेरिकी सदर को क्रेडेंशियल्स नहीं पेश कर सके थे, तो फिर वो रुक गए। लेकिन वो उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, और इस लेवल का जो सफारतकार होता है, जो बाद सेक्रेटरी खारजा भी बना, कभी उम्मीदवार हो, फिर मामले खसूसी और इस तरह के उहदों पर रहा हो,
उसकी अपनी एक हैसियत होती है, एक लॉबी होती है, तो वो अपनी हैसियत और उसमें में मौजूद है इस बिल को के हवाले से काउंटर करने के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो अभी पिछले दिनों में दलबे खलीलजाद है, और बाय द वे दलबे खलीलजाद खैर जो अपने मुल्क का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। खैर वो उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, पाकिस्तान पर हस्ब मामूल उन्होंने चढ़ाई की, तो उनको तो कोई अमेरिका में भी संजीदा नहीं लेते। मैंने एक दो लोगों से बात की, उन्होंने कहा चलो यार क्या बात करते हैं। तो वो लेकिन अमेरिका के जो अफ़गानिस्तान में मामला है उसमें उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए, और यही वजह है कि आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर हैं निटाले, वो मिल रही हैं, इसहाक डार से भी मिलती हैं, वो आज मोहसिन नकवी से भी मिली हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के साथ ख़ुद सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया शरीफुल्लाह के मामले में, और उसके बाद फिर अब चीज़ें आगे भी बढ़ी हैं। और पाकिस्तान का अब वो जो BLA का अटैक था, उस पर अमेरिका पूरी तरह जाफर एक्सप्रेस पर जो अटैक था पूरी तरह पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ है। तो उस तरह ये तनाजुर है जिसमें ये लगता है जो डिप्लोमेटिक बीट को कवर करते हैं या फॉरेन अफेयर्स को जानते हैं, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका रफ्ता रफ्ता हौले हौले करीब आ रहे हैं। और बाकी तो ट्रंप की अपनी पॉलिसियाँ हैं, वो ग्रीन कार्ड ये वो सारे वो सिर्फ पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वो पाकिस्तान को येलो लिस्ट में और ऑरेंज लिस्ट में और रेड लिस्ट में वो शामिल करने का मामला हो रहा था। तो क्या बना था उस वक्त, पूरी PTI जितने ये के लोगों ने, ओवरसीज़ के लोगों ने दौड़ लगा दिया था कि जी हो रहा है। और फिर क्या हुआ, वो सदर ट्रंप ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और पाकिस्तान बिल्कुल वाइट लिस्ट में है। तो इस तरह, और फिर जब वहाँ से जो तारकीन वतन भेजे जा रहे हैं जो गैर कानूनी अमेरिका में मुकीम थे, उसमें भारत में तो जहाज भर भर के भेज रहे हैं। पाकिस्तान को सिर्फ 8 लोग वापस किए भेजे गए हैं, और वो भी वो लोग हैं जो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शायद वहाँ मुलव्वस हो गए थे, और इस वजह से वो नज़रों में भी आए और पकड़े भी गए। वरना पाकिस्तानियों पर मैंने कल भी पता किया, आज तो नहीं पता किया, परसों भी पता किया था, पाकिस्तानियों पर कोई ऐसी खास सख्ती नहीं है। दुनिया के दीगर मुल्कों के जो तारकीन है उनके ऊपर सख्तियाँ हैं, पाकिस्तानियों पर कोई सख्ती उस तरह नहीं दिखाई देती। तो इससे लगता ये है कि ये बिल जो है वो अमेरिका में इसको इतनी पजीराई शायद ना मिले। इस हवाले से जब एक सवाल हुआ दफ्तर खारजा में, तो उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त, और मैंने पिछली ब्रीफिंग में उनसे ये पूछा था कि क्या 2 दिन मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके क्या नौइयत ताल्लुकात की, क्या ऑफ़र कर सकते हैं दोनों एक दूसरे को। तो तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब माइल हैं। आज उन्होंने एक बड़ा सिग्निफिकेंट तबसरा किया, उन्होंने कहा कि जो तबसरा जो है आज नौइयत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की इस वक्त, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये बिल जो है वो सर्व करेगा इन ताल्लुकात को। यानी वो भी होपफुल है कि ये बिल मंजूर नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में तो मुकम्मल हुकूक भी हासिल है, एक अपना मैकेनिज़्म है, और किसी मुल्क और फिर ये पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत होगी। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत होगी। वो पाकिस्तान स्पेसिफिक पाकिस्तान का नाम लेकर कोई कानून साजी इस तरह की, जिसमें एक ख़ास शख्सियत का नाम लेकर, चाहे वो जो भी हो रहा हो, तो उसकी रिहाई तो मुझे नहीं लगता कि ये मंजूर होगा। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा हार्ड स्टेट की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ एक कमेटी फॉर्म कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने, वो उसमें मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, और पिछले कुछ दिनों से वो आउट थे, अब वो दोबारा इन हो गए हैं। शायद उनकी कुछ तबीयत का मामला भी था, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से भी इतलात थी, कुछ लोग सुना है पकड़े गए हैं उस हवाले से। बहरहाल वो पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए जो कमेटी है उसके वो सरबराह होंगे। ये कमेटी एक तो ये देखेगी कि अफगानों की जो वापसी का अमल है जो 31 मार्च के बाद शुरू होना है, वो कैसे होता है, और उसमें यकीनी बनाएगी कि कोई जाति ना हो। दूसरा वो दहशतगर्दी के हवाले से और इस तरह की चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर ये जो मामला चल रहे हैं एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, इसके हवाले से वो चीज़ों को देखेगी। तो अब जो वो दोस्त, बहुत सारी दफ़ा ये हमें भी तकलीफ़ होती है, हमारे दोस्त उठाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है ना, मैं भी बात करता हूँ और लोग भी बात करते हैं, कोई नहीं उठाता। बात क्या कर रहे हैं, किस लहजे में कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, डिक्शन क्या है, ये बहुत मैटर करती है। अगर आप गाली बकेंगे तो फिर जिसको गाली बक रहे हैं वो भी तो आपको जवाब देगा। तो ये रियासतों में भी यही तरीका होता है, पाकिस्तानी माशरा है ना, पाकिस्तानी रियासत है ना,
تو اور پھر ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. جمہوریت میں تحریر و تقریر کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جمہوریت میں کوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالے اس کی اجازت نہیں ہوتی. تحریر و تقریر کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالے یا کسی بھی ریاستی عملدار کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا جائے الزامات لگا کر. آپ کو اعتراض ہے، آپ اسٹوری کر دیں، آپ آگے چلیں، عدالت چلے جائیں اس کے خلاف. بہرحال اب وہ تمام لوگ جو پراپیگنڈا وار میں ملوث ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ذرا ہوشیار ہو جائیں. اب ناظرین ذرا پی ٹی آئی کے بھی اندرونی معاملات کی جانب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں معاملات میں جو پہلے دو ہیں اس میں پی ٹی آئی کا تذکرہ بھی ہے اور معاملات بھی ہیں. اب پی ٹی آئی کے بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ وہ عید کے بعد پلان کر رہی ہے ایک بڑا گرینڈ یوں سمجھیے کہ احتجاج حکومت کے خلاف. اور علی امین گنڈا پور کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ احتجاج کامیاب نہ ہوا تو پائن بستر بند کے رکھو، بوریا بستر سمیٹ کے رکھو، گھر جانا تسی. یعنی ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے گھر جانا ہے اگر آپ بندے نہیں لے کر آئیں گے، اگر آپ مادے کی طرح چڑھائی نہیں کریں گے. اور علی امین گنڈا پور میں لگتا ہے کہ وہ ابھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ چڑھائی کرے ریاست پر اس بار. تاہم دیکھتے ہیں یہ عید کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی. البتہ جو پارٹی کے اندر ہے وہ بہت لائدے ہو رہی ہے. ایک بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے ایک نئی بیچ چھیڑ دی ہے شیر افضل مروت نے. انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ بن رہا ہے فارورڈ بلاک، اور وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن اب تازہ اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جی 2 فارورڈ بلاک بنے گے. ایک علی امین گنڈا پور کی حمایت کر رہا ہوگا جو شیر افضل مروت ہے، ایک گروپ وہ ہوگا جو شاید شیر افضل مروت کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن وہ پنجاب کے لوگوں پر مشتمل ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس پر کوئی زیادہ بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ فار سم ہاؤ یا ون اور دی ادر ریزن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بہرحال اب اس صورتحال کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ آج بھی وہ گئے تھے، عمر ایوب بھی ملنے گئے تھے، اور حامد رضا، راجہ ناصر عباس صاحب، اور 5-6 نام دیے تھے، اعظم سوتی، یہ سلمان اکرم راجہ نے نام دیے تھے، یہ چلے گئے شبلی فراز. اور 1.5 گھنٹے یہ ہمارے ان کی ملاقات بھی ہو سکی، واپس آ گئے. لیکن اب ان کی ڈکشن جو ہے وہ بھی چینج دکھائی دیتی ہے تھوڑا سا. وہ عنصر جو ایک زمانے میں تھا کہ جناب یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، وہ عنصر اب نہیں، اب سیم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگوں کا پارا اب اس طرح کا نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی اور سلمان اکرم راجہ پر اس پر بہت لہدے ہو رہی ہے ابھی تک پارٹی کے اندر. اب ناظرین آتے ہیں اصلی خبر کی جانب، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے. آج پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل جو ہے اس نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے سالانہ فیسیں مقرر کر دی ہیں. 18 لاکھ روپے سالانہ فیس مقرر کی گئی ہے نجی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے، اور اپر لمٹ اس کی 24 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے کہ کہیں ضرورت پڑتی ہے. اور پی ایم ڈی سی نے یہ کہا ہے کہ فیس میں اضافہ نہیں ہوگا. تمام میڈیکل کالجز کو اپنے حسابات کا آڈٹ کرانا ہوگا، پی ایم ڈی سی میں پیش کرنا ہوں گے، اور بلا 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 اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اگر اضافہ ناگزیر ہوگا تو وہ سی پی آئی کے مطابق اضافہ ہوگا. وہ سی پی آئی کرے گی، وہ ایک کمیٹی ہے ان کی جو سی پی آئی کراتی ہے. تو لیکن اس میں ایک دلچسپ بات ہے ناظرین، پچھلے دنوں اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک ہائر ایجوکیشن اور ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میں پی ایم ڈی سی کے لوگ بھی موجود تھے، اور پی ایم ڈی سی نے وہاں بہت کھل کر بات کی تھی. پی ایم ڈی سی کے لوگوں نے انہوں نے کہا، اور اسحاق ڈار یہ چاہتے تھے، وہ چونکہ ایک پورا مافیا ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر بھی میڈیکل کالجز قائم کر رکھے ہیں، اور وہ سینٹرل ایشیا میں بھی انہی کے ہیں جہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں. کبھی کرغزستان میں پھنس جاتے ہیں، کبھی چائنا میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے وہاں پی ایم ڈی سی نے یہ کہا کہ یہ جو میڈیکل کالجز ہیں یہ مافیا ہے. یہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ معیار پر پورے نہیں اترتے. ان کے پاس لیبس نہیں ہیں جس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جو تربیت دینی ہوتی ہے. ان کے پاس پراپر کلاس رومس نہیں ہیں، پراپر عمارات نہیں ہیں، اور سہولیات نہیں ہیں پراپر اسٹوڈنٹس کے لیے. میڈیکل کالج ایک خاص قسم کا کالج ہوتا ہے، اس میں تو سہولیات ہونی چاہیے. تو جس شعبے کا یہ عالم ہے اس کے لیے 18 لاکھ روپے مقرر کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے. 18 لاکھ روپے بھی 1.5 لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے، ویسے بہت فیس ہے. لیکن چونکہ دنیا بھر میں فنی تعلیم یہ ہوتی ہے، جو میڈیکل کی تعلیم ہوتی ہے ذرا مہنگی ہوتی ہے. چلیے برداشت بھی کر لیتے ہیں، سارے لوگ نہیں پڑھتے. لیکن خیال کرنا چاہیے 18 لاکھ روپے کہاں سے دے گا. اور پھر 18 لاکھ روپے پہ جو یہ ڈاکٹر نکال رہی ہیں، یہ کالجز نکال رہے ہیں، ذرا ان کا معیار بھی چیک کرنا چاہیے.
یہ کرمنل ایکٹ ہے، یہ لوگوں کے جان سے کھیلنے والی بات ہے. اس پر سب سے زیادہ سختی کرنا پڑے گی حکومت کو. پرائم منسٹر توجہ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب تک 2-4 کالجز کو بند نہیں کیا جائے گا، جب تک 2-4 کالجز کی انتظامیہ کو لٹکایا نہیں جائے گا، یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، دیکھتے ہیں پھر کچھ عرصے میں اس کا جائزہ لیں گے. خدا حافظ.